क्या हिमालय की बर्फीली चोटियों पर एक बार फिर कोई बड़ा खेल शुरू हो चुका है? क्या चीन सिर्फ अपनी सीमाओं की सुरक्षा मजबूत कर रहा है या फिर एशिया की सबसे बड़ी रणनीति प्रतिस्पर्धा की तैयारी चल रही है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भविष्य में कभी चीन भारत के खिलाफ सैन्य दबाव बढ़ता है तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? यह वीडियो किसी सनसनीय अफवाह पर आधारित नहीं है। हम यह दावा नहीं कर रहे हैं कि चीन भारत पर हमला करने वाला है, बल्कि हम उन रणनीतिक कारणों को समझेंगे जिनकी वजह से दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट, मिलिट्री एनालिस्ट और स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स भारत चीन सीमा पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं कल्पना और आप देख रहे हैं बैठक। भारत और चीन के बीच लगभग 3,400 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक मानी जाती है। यहाँ दोनों देशों की सीमा की समझ एक जैसी नहीं है। कई स्थानों पर दोनों देशों के दावे अलग अलग हैं और यही वजह है कि समय समय पर गश्त, सैनिक तैनाती और आमने सामने की स्थिति देखने को मिलती रही है। 2020 के बाद दोनों देशों ने सीमा पर अपनी सैन्य मौजूदगी और इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत किया है। नई सड़कें, पुल, सुरंगें, संचार नेटवर्क और सैनिक तैनाती ने पूरे हिमालयी क्षेत्र की रणनीतिक तस्वीर बदल दी है। लेकिन LAC बॉर्डर डिस्प्यूट को समझने के लिए हमें तिब्बत और अक्साई चीन की कहानी भी समझनी होगी। दरअसल तिब्बत केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि लंबे समय तक भारत और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बफर की भूमिका निभाता रहा। 1950-51 में चीन ने तिब्बत पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। इसके बाद भारत और चीन की सीमाएं सीधे आमने सामने आ गई। कई रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यहीं से सीमा विवाद और अधिक जटिल होता गया। अब बात करते हैं अक्साई चीन की। लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर में फैले उस ऊंचाई वाले निर्जन क्षेत्र को भारत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का हिस्सा मानता है, जबकि इस क्षेत्र पर चीन का नियंत्रण है। चीन के लिए यह इलाका इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यहीं से G219 हाईवे गुजरता है, जो शीजन और तिब्बत को जोड़ने वाला एक प्रमुख रणनीतिक और लॉजिस्टिक रूट है। यही कारण है कि अक्साई चीन केवल एक विवादित जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि सैन्य दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। दूसरी ओर भारत ने भी पिछले कुछ वर्षों में लद्दाख क्षेत्र में अपनी तैयारियों को तेजी से मजबूत किया है। नई सड़कें, सुरंगें, पुल, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स, बेहतर लॉजिस्टिक नेटवर्क्स और आधुनिक सैन्य ढांचे का विस्तार किया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में सैनिकों और उपकरणों की तेजी तैनाती सुनिश्चित की जा सके। वहीं चीन भी सीमा की दूसरी तरफ अपने एयरबेसेस, बॉर्डर विलेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर्स और लॉजिस्टिक नेटवर्क का लगातार विस्तार करता रहा है। कई डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि आज प्रतिस्पर्धा केवल सीमा रेखा तक सीमित नहीं रह गई है। अब मुकाबला मिलिट्री प्रिपेयरनेस, सर्विलेंस, ISR, एयर मोबिलिटी और तेज फोर्स डिप्लॉयमेंट की क्षमता का भी है। लेकिन अगर केवल सीमा विवाद की वजह है तो फिर चीन बार बार अरुणाचल प्रदेश पर दावा क्यों करता है? और क्या पाकिस्तान के साथ उसकी रणनीति साझेदारी भविष्य में भारत के लिए नई चुनौतियां बन सकती है? अब सवाल उठता है कि अगर LAC और अक्साई चीन इतने महत्वपूर्ण है तो फिर चीन बार बार अरुणाचल प्रदेश को लेकर बयान क्यों देता है? दरअसल अरुणाचल प्रदेश भारत और चीन के बीच सबसे संवेदनशील विवादित क्षेत्रों में से एक है। भारत इसे अपना अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा मानता है, वहीं चीन अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से को साउथ तिब्बत कहता है और समय समय पर वहां के कई स्थानों के चीनी नाम जारी करता रहा है। भारत हर बार इन दावों को स्पष्ट रूप से खारिज करता है और कहता है कि केवल नाम बदल देने से वास्तविक स्थिति नहीं बदलती। लेकिन क्या यह केवल राजनीतिक बयानबाजी है या इसके पीछे कोई लंबी रणनीतिक सोच काम कर रही है? कई स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट का मानना है कि चीन अक्सर ग्रे जोन टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता है, यानी ऐसे कदम जो सीधे युद्ध की श्रेणी में नहीं आते लेकिन धीरे धीरे रणनीतिक दबाव बढ़ाने का काम करते हैं। इनमें सीमा के पास बॉर्डर विलेजेस बनाना, नए नक्शे जारी करना, स्थानों के नाम बदलना, सैन्य गश्त बढ़ाना और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार जैसे कदम शामिल हो सकते हैं। हालांकि हर घटना का उद्देश्य एक जैसा हो यह जरूरी नहीं, लेकिन कई रक्षा विश्लेषक मानते हैं कि इस तरह की गतिविधियां सीमा विवाद को प्रभावित करने वाले व्यापक रणनीतिक माहौल का हिस्सा हो सकती है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसकी चर्चा भारत में सबसे ज्यादा होती है, चाइना पाकिस्तान पार्टनरशिप। चीन और पाकिस्तान दशकों से एक दूसरे के रणनीतिक साझेदार रहे हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, संयुक्त सैन्य अभ्यास, आधुनिक हथियारों का विकास और उच्च स्तरीय सैन्य संवाद लगातार जारी रहते हैं। यही वजह है कि भारत की सुरक्षा विश्लेषकों के बीच अक्सर टू फ्रंट चैलेंज की चर्चा होती है। यानी अगर भविष्य में किसी बड़े संकट के दौरान पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान और उत्तर सीमा पर चीन
दोनों तरफ तनाव बढ़ता है तो भारत को दो अलग अलग मोर्चों पर अपनी सुरक्षा तैयारियां बनाए रखनी पड़ सकती हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। टू फ्रंट चैलेंज एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सिनेरियो है, न कि यह दावा है कि ऐसा होना तय है। भारतीय सेना वर्षों से विभिन्न संभावित परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अपनी योजनाएं तैयार करती रही है। अब बात करते हैं तैवान की। आप सोच रहे होंगे कि तैवान का भारत से क्या संबंध है। दरअसल अगर भविष्य में तैवान स्ट्रेट में बड़ा तनाव पैदा होता है तो उसका असर पूरे इंडो पैसिफिक रीजन पर पड़ सकता है। ऐसे में चीन को अपनी सैन्य प्राथमिकताओं का पूर्ण मूल्यांकन करना पड़ सकता है। इसी कारण कुछ विश्लेषक भारत चीन सीमा और व्यापक क्षेत्र सुरक्षा को एक बड़े रणनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। इसी के साथ आता है क्वाड। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का यह समूह क्षेत्र सहयोग, समुद्री सुरक्षा और मुक्त इंडो पैसिफिक की बात करता है। हालांकि क्वाड खुद को सैन्य गठबंधन नहीं कहता, लेकिन चीन इसे क्षेत्र शक्ति संतुलन के संदर्भ में देखता है और उसकी आधिकारिक टिप्पणियों में यही चिंता कई बार दिखाई देती है। यानी अगर भविष्य में भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता है तो उसके पीछे केवल सीमा विवाद नहीं होगा, उसमें जियोपॉलिटिक्स, मिलिट्री कंपटीशन, टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, वैश्विक शक्ति संतुलन और क्षेत्र रणनीति जैसे कई पहलू एक साथ काम कर सकते हैं। लेकिन इतने सारे कारणों के बावजूद सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। क्या चीन वास्तव में भारत के खिलाफ किसी बड़े सैन्य संघर्ष का जोखिम उठाना चाहेगा, या फिर दोनों देश अपनी अपनी डिटेरेंस स्ट्रेटेजी को मजबूत कर रहे हैं? और अगर कभी संकट पैदा होता है तो क्या आज भारत 1962 वाले भारत से पूरी तरह अलग स्थिति में खड़ा है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या चीन वास्तव में भारत के खिलाफ किसी बड़े सैन्य संघर्ष का जोखिम उठाना चाहेगा? इस सवाल का कोई आसान या निश्चित जवाब नहीं है। अधिकांश डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि आज की स्थिति 1962 से बिल्कुल अलग है। उस समय भारत की सीमावर्ती इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक और सैन्य तैयारियां सीमित थी, लेकिन पिछले एक दशक में भारत ने उत्तरी सीमाओं पर अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस को तेजी से मजबूत किया है। आज लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक नई सड़कें, सुरंग, पुल, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स, आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम, बेहतर लॉजिस्टिक नेटवर्क्स और हाई ऑल्टीट्यूड तैनाती की क्षमता भारतीय सेना को पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत बनाती है। भारतीय वायुसेना ने भी सीमावर्ती इलाकों में अपनी एयर पावर को मजबूत किया है। आधुनिक लड़ाकू विमान, लंबी दूरी की प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी, ब्रह्मोस जैसी सुपरसैनिक मिसाइलें, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और पर्वतीय क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त सैनिक भारत की रक्षा क्षमता को नई मजबूती देते हैं। दूसरी ओर चीन ने भी अपनी पीपल लिबरेशन आर्मी यानी PLA का व्यापक आधुनिकीकरण किया है। आधुनिक मिसाइल सिस्टम्स, रॉकेट फोर्स, साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर, स्पेस कैपेबिलिटीज और हाई स्पीड लॉजिस्टिक्स उसकी सैन्य रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी अगर भविष्य में कभी भारत और चीन के बीच गंभीर सैन्य तनाव बढ़ता भी है तो यह केवल सैनिकों की संख्या का मुकाबला नहीं होगा। यह टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक्स, एयर सुपेरिटी, साइबर डोमेन, स्पेस एसेट्स और इकोनॉमिक एंड्योरेंस की भी परीक्षा होगी। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू है। भारत और चीन दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार भी अरबों डॉलर का है और दोनों एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल है। ऐसे में पूर्ण पैमाने का युद्ध केवल इन दो देशों को ही नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था, सप्लाई चेन और अंतर्राष्ट्रीय बाजार को प्रभावित कर सकता है। इस वजह से अधिकांश रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि दोनों देश पूर्ण युद्ध से बचने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि खतरा पूरी तरह समाप्त हो गया है। सीमा पर स्टैंड ऑफ, सीमित सैन्य टकराव, ग्रे जोन ऑपरेशंस, साइबर अटैक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और राजनीतिक दबाव जैसी परिस्थितियां भविष्य में भी देखने को मिल सकती है। यही कारण है कि दोनों देश अपनी सैन्य तैयारियों को लगातार मजबूत कर रहे हैं। अब बात उस सवाल की जो हर भारतीय के मन में आता है, अगर कभी भारत को एक साथ चीन और पाकिस्तान दोनों तरफ से दबाव का सामना करना पड़े तो क्या होगा? भारतीय सेना लंबे समय से इसी संभावना को ध्यान में रखकर अपनी फोर्स स्ट्रक्चरिंग, संयुक्त मिलिट्री एक्सरसाइज, इंटीग्रेटेड बैटल प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स और सीमावर्ती तैयारियों को लगातार मजबूत कर रही है। लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि किसी भी सेना का काम केवल युद्ध लड़ना नहीं बल्कि युद्ध को रोकने की क्षमता विकसित करना भी होता है। यही कारण है कि भारत लगातार अपनी डिटेरेंस कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है। तो आखिर इस पूरी क्लासिफाइड एनालिस्ट का निष्कर्ष क्या निकलता है? पहला, आज की तारीख में ऐसा कोई सार्वजनिक और सत्यापित एविडेंस मौजूद नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि चीन ने भारत पर हमला करने का फैसला कर लिया है। दूसरा, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद वास्तविक है। LAC, अक्षाई चीन और अरुणाचल प्रदेश जैसे मुद्दे आने वाले वर्षों में भी दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं। तीसरा, चीन और पाकिस्तान की रणनीतिक साझेदारी भारत के सुरक्षा योजनाकारों के लिए एक महत्वपूर्ण विचार का विषय है।
इसी वजह से भारतीय सेना टू फ्रंट कॉन्टिजेंसी सहित विभिन्न संभावित परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अपनी तैयारियां करती है। फिलहाल भारत और चीन दोनों अपनी सीमाओं पर सतर्क है, अपनी सैन्य क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहे हैं और बातचीत के माध्यम से सीमा पर स्थिरता बनाए रखने की कोशिश भी जारी है। अब आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि आने वाले वर्षों में भारत और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा केवल सीमा तक सीमित रहेगी या फिर यह टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स के नए क्षेत्रों पर आगे बढ़ेगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी यह क्लासिफाइड एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक बैठक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल अफेयर्स की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं हूं कल्पना और आप देख रहे हैं बैठक। नमस्कार। अगर आपको बैठक न्यूज़ की खबरें पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है।